हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आदि IVF एंड गायनी डॉक्टर लांबा क्लिनिक, जो कि 289 सेक्टर 7 पंचकुला में स्थित है। हमारी टीम ने डॉक्टर रेनू लांबा जी के साथ बातचीत की, जो कि MBBS DGO PGI MS हैं। डॉक्टर रेनू लांबा जी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, हजारों की गिनती में बेऔलाद जोड़े यहाँ से संतान की प्राप्ति कर चुके हैं और इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के लिए डॉक्टर रेनू लांबा जी एक वरदान है। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर रेनू लांबा जी ने इनफर्टिलिटी के कारण और उसके निवारण के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर रेनू लांबा जी के साथ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रेनू लांबा जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपने सेवाएं इनफर्टिलिटी के केस में दे रहे हैं, लोगों को फर्टाइल बना रहे हैं और उसके साथ साथ अभी ये आदि IVF एंड इनफर्टिलिटी सेंटर जो हार्ट ऑफ द पंचकुला सेक्टर 7 में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू लांबा, सीनियर कंसल्टेंट आदि फर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट सेक्टर 7 पंचकुला। डॉक्टर साहब, कोई समय था जब इनफर्टिलिटी को लोग अभिशाप मानते थे और किसी को बताते नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर रहता था। और आज का समय जब लोग खुलकर बात करते हैं, नई नई इन्वेंशंस हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनफर्टिलिटी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक ज़माना था जब इसको अभिशाप माना जाता था, लेकिन आजकल साइंस में इतनी एडवांसमेंट होने के बाद इनफर्टिलिटी एक अभिशाप नहीं रह गई है। आज की पॉपुलेशन में करीबन 7 to 14% लोग हैं जो किसी कारण से जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। हम इस तरह के लोगों का इलाज करते हैं और साइंस की इतनी एडवांसमेंट होने की वजह से हम करीबन हर कपल को प्रेगनेंसी कराने में हेल्प करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रेगनेंसी के कारण हैं, जैसे तो उनको आप पहले ढूंढते हैं उन कारण को, और सबसे बड़ी बात है कि आप कपल को, हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं, पहले हस्बैंड के भी टेस्ट कराते हैं, क्योंकि आमतौर पर पहले ये होता था कि लेडीज ही आती थी, उनके एग्स की कोई प्रॉब्लम यहाँ और है तो मेल का जो है वो स्पेसिफाई नहीं होता था। लेकिन आजकल जैसे आप पहले दोनों को बुलाते हैं, उनमें से देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट एज ए कपल दोनों हस्बैंड वाइफ को इन्वॉल्व करके ही किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती हैं हस्बैंड के शुक्राणुओं की जांच से। उसके बाद जब हस्बैंड के शुक्राणुओं की जांच हो जाती है, उसके बाद वाइफ की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, जिसमें उनका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जांच की जाती है कि उनके अंडकोश किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस ठीक है या नहीं है, किस लेवल पे दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उसके हिसाब से पेशेंट को फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। हर कपल का एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है, हर कपल का ट्रीटमेंट एक जैसे नहीं होता। प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट की जाती है और उसके साथ साथ ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। जैसा अगर हम बात कर लें, जैसे आप भी कपल हैं और जब भी कोई कपल आपके पास आता है तो कई बार मेल्स हैं जो वो थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं कि हमने फीमेल से बात नहीं करनी, और आपके हस्बैंड जो कि न्यूरो के हैं वो लोग उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद एक ही जोन में चले जाते हैं। और आपने बहुत सारे कपल्स को, कईयों को तो यही नहीं पता था कि हम लोगों को दिन कौन से हैं, और उन लोगों को भी आपने गाइड किया, और कई बार सिंपलिसिटी से ही कोई बिना किसी प्रोसीजर के। जी बिल्कुल ठीक बात। एक रूटीन बेसिक काउंसलिंग से स्टार्ट होता है इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट। बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं जिन्हें फर्टाइल पीरियड का ज्ञान ही नहीं होता। जब उनसे पूछा जाता है, तो जब उन्हें फर्टाइल पीरियड के ऊपर प्रकाश डाला जाता है, तो मैक्सिमम कपल्स उस दौरान कंसीव करके आ जाते हैं हमारे पास विद इन 3 to 6 months। उसके बाद जिनके अंदर समस्या होती है, हम उनके साथ फेस टू फेस बैठ के 1 to 1 बात करते हैं और उनको समस्या का समाधान बताते हैं कि आपके लिए IUI ठीक है, आपको IVF पे जाना पड़ेगा, आपको एक और आगे XC पर जाना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन कि क्या प्रॉब्लम है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट इसी को कहते हैं। ऐसा कई बार मल्टीपल फेलियर वाले लोग आपसे आते हैं और आप पहले जैसे आप थॉरली उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, बात करते हैं, उनको प्रेशर जो है उनके ऊपर वो पहले रिलीज करते हैं, तो कई बार वो लोग जो बहुत ज़्यादा जगह से थके हारे आते हैं, उनको आप सिंपल रीजन, कई बार थायराइड की वजह से होता है, कई बार बहुत सिंपल रीजन होते हैं जिनके कारण वो प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं और प्रेशर के साथ उनको ये लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा होगा।
मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनको फर्टाइल पीरियड का फर्टाइल पीरियड एक्सप्लेन करने के साथ साथ एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस थायराइड, प्रोलैक्टिन और बेसिक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब बेसिक से टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं। छोटी छोटी समस्याएं जब सॉर्ट आउट करते हैं तो पेशेंट जैसे ही इन चीज़ों को समझता है, मैक्सिमम पेशेंट मैंने बताया 3 to 6 मंथ्स में कंसीव होकर आ जाते हैं। रह जाते हैं वही 7 to 14% ऑफ द पेशेंट जिनको वाकई में प्रॉब्लम है। जहाँ प्रॉब्लम है फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसको ओवरकम करते हैं। अगर हस्बैंड के शुक्राणु वाकई में बहुत कम है, उनको हमने बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो IUI से हम ओवरकम करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर कम है, सपोज़ 1 मिलियन है, तो उस केस में हमें ICSI पर जाना पड़ता है। अगर वाइफ को सपोज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ अमूमन तौर पे ओवुलेट नहीं करती है पेशेंट, इनको ओवुलेट कराने के बाद दे कंसीव वेरी इजीली। सर, जैसे आपने पॉलीसिस्टिक ओवरी की बात करी है, क्या कहना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम तो आजकल यंग ब्लडेड्स में बहुत ज़्यादा आ रही है और आप उसके लिए जैसे आप डाइट चार्ट दे दिया आपने उनको गाइड कर दिया, क्योंकि आप काउंसलर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जो आपके पास एक बार आ जाए तो काउंसलिंग के साथ ही कई पेशेंट तो बिना मेडिसिन के चले जाते हैं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। आजकल हर 5 में से एज पर WHO हर 5 में से एक लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज मैं ये नहीं कहूँगी वो एक बीमारी है। ओवरीज ज़रूर से ज़्यादा बल्कि हैं और किसी कारण से ओवुलेट नहीं कर पाती ये बच्चियाँ, जिसके कारण डिप्रेस हो जाती हैं ये पेशेंट। इनको हर्सुटिज्म जैसी स्लाइटली एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड इरेगुलर मेंसेस, एक्ने, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इन बच्चों के लिए एक खास इंस्ट्रक्शन है कि इवन वेट जो रिडक्शन वाली जो सोल्यूशन है, 10% ऑफ वेट रिडक्शन कैन लीड्स टू रिजम्पशन ऑफ ओवुलेटरी साइकिल्स। बहुत सारे पेशेंट्स इस वेट रिडक्शन वाले एलिमेंट से ही कंसीव कर जाते हैं। सिर्फ फ्यू पेशेंट्स नीड एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट। बस आपका एक्सपीरियंस और आपका माइंड सेटअप, जैसे आप पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज़ भी बहुत काउंट करती है? इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने लोगों को आपने, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस थे, कौन सा ऐसा दिन था जब आपको भी लगा था कि यार ये मैं नहीं कर सकूंगी और वो केस आपने सॉल्व कर लिया? एक पेशेंट है हमारी, नाउ शी हैज़ 2 sons एंड बच्चे उसके 2 साल के हैं एंड शी हैड हिस्ट्री ऑफ 6-7 IVF फेलियर्स एंड इट वॉज माई करियर की शुरुआत थी जब वो पेशेंट दी गई थी मुझे कि ये इसका कुछ नहीं हो सकता। एंड जब उसका ट्रीटमेंट आगे स्टेप बाय स्टेप चलते गए तो जैसे चीज़ें ना अपने आप बताती गई कि यहाँ दिक्कत है, यहाँ सॉर्ट आउट करो। एंड पेशेंट को भी बिलीव नहीं हुआ कि उसके ट्विंस कंसीव हुए हैं। ये एक बहुत मैं कहूँगी गॉड की ब्लेसिंग थी कि उस केस को करना और उस पेशेंट को प्रेगनेंसी देना जिसने पूरी होप छोड़ चुकी थी। नाउ शी हैज़ 2 kids। जैसा आपके पास एज्ड लोग भी आते हैं, कई बार आप 40 years 45 years, क्या कारण है कि वो लोग, जैसे आपने बताया कि पहले उसके 6-7 फेलर थे, एक केस नहीं, ऐसे केस ही आप लेते हैं, चैलेंजिंग केस, ये क्या कारण है कि वो लोग जो रोते रोते जैसे कहते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, क्या कारण है? क्या माने कि आप लोग, क्योंकि माना जाता है कि डॉक्टर लांबा जो है वो IVF वाली डॉक्टर नहीं है, वो IVF बचाने वाली डॉक्टर है, वो IVF नहीं करेगी, IVF तो वो लास्ट रिजोर्ट में लेगी। क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको बताया जब पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो स्टार्टिंग से बेसिक देखा जाता है। अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है तो हम पहले सिस्टम को पढ़ते हैं इनिशियली फॉर 1 cycle कि हाउ द सिस्टम इज़ वर्किंग, नेचुरल तरीके से पेशेंट का अपना सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर सिस्टम नेचुरल तरीके से काम कर रहा है तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम उस पेशेंट को IVF में दें। अभी रिसेंटली हमारी 12 साल की मैरिड लाइफ एक पेशेंट थी एंड आई थिंक ऐसा कोई पेशेंट डॉक्टर नहीं था जो उसने छोड़ा वो हरियाणा में। उसको हमने फिर ट्विंस कराए विदाउट एनी बेसिक सा लोअर प्रोसीजर पे ले गए हम। अभी हम उसकी साइकिल पढ़ ही रहे थे कि शी केम फॉर अस कि हमें IVF की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ IVF की ज़रूरत होती है वहाँ हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं कि ये केस है IVF का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को IVF के लिए लिया जाए। दरअसल क्या कहना चाहेंगे, कई बार अनडिफाइंड ट्यूबरकुलोसिस जो कि
टेस्टों में भी नहीं आता और आप लोग जाता है, क्या माने कि एक्सपीरियंस इतना हो गया कि आपको पता चल जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर रही लेडीज। जी जी, ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में बहुत कॉमन है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है एंड ऑल दैट। ट्यूबरकुलोसिस एक वन ऑफ द कॉज है इनफर्टिलिटी का इन फीमेल्स। बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्ट में जांच में नहीं आता और हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं होती, लेकिन जब हम यूट्राइन बायोप्सी करते हैं उस केस में हमें टीबी के शक का अंदाज़ा लगता है। इसमें भी कई चीज़ें होती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो टीबी की यहाँ तक शिकार हो चुके होते हैं कि सारा सिस्टम काफ़ी हद तक सिस्टम ख़राब हो चुका होता है। उन पेशेंट्स का अलग मैनेजमेंट होती है। जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं उनकी अलग मैनेजमेंट होती है। इनिशियल स्टेज वाले पेशेंट्स ATT खाने के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बशर्ते कि डायग्नोसिस ठीक से किया गया हो। डॉक्टर साहब, यू आर इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा। आज के लिए हम लोग आप जैसे एक्सपीरियंस डॉक्टर इतना टाइम लिया आपने हमें दिया, आपका हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।